हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी के बहुत ही अहम हिस्सों में से एक है रिश्ते। और आज के ज़माने में हम अक्सर देखते हैं कि हमारी ज़रूरतों में फ़र्क होने की वजह से हम अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा खुले हो गए हैं। चाहे वो जिस्मानी ज़रूरतें हों या माली ज़रूरतें, तो कई बार मिजाज में बेमेल होना आम बात है। मिजाज के मेल को देखने का एक तरीका तो है कुंडली के 36 कूट बिंदु, लेकिन कुछ और तरीके भी हैं ये देखने के लिए कि कुंडलियां मिलती हैं या नहीं, या दो साथी एक दूसरे के लिए कितने मुवाफिक हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो ले आया था जिसमें मैंने बताया था कि आपके पार्टनर की राशि जानकर आप ये समझ सकते हैं कि उस पार्टनर की ज़रूरतें क्या हैं, ताकि आप जब रिश्ते में आए तो उन ज़रूरतों को ध्यान में रख सकें और पार्टनर की ज़रूरतों को समझकर आप उसे ज़्यादा खुश, ज़्यादा संतुष्ट रख सकते हैं, शादी को ज़्यादा मजबूत रख सकते हैं और उस जोड़े को भी ज़्यादा पायदार रख सकते हैं। मगर ये बात मेरे ख्याल से अभी भी 70,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब जैसे जैसे आप ज्योतिष में और गहराई में उतरते हैं तो आपको मालूम होता है कि इतने सारे पहलू खुलते हैं जो बताते हैं कि क्यों कभी कभी हमें एक के बाद एक चुनौतियां आती रहती हैं, एक रिश्ते के बाद दूसरे रिश्ते में। अब ये कोई सुनहरा नियम नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए बस एक ही तरह का इंसान चुनना है। इसमें बहुत कुछ हमारा अपना दखल भी है कि हम खुद कितने मुवाफिक हैं, हमारी शख्सियत कैसी है, हमारा किरदार कैसा है और हम कितने लचीले हैं, हम रिश्ते पर काम करने के लिए कितने तैयार हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम पहलू ये देखने के लिए कि मिजाज बेमेल होने का मसला हो सकता है या नहीं, वो है हमारी अपनी कुंडली में ही देखना, इससे पहले कि हम पार्टनर की कुंडली में जाएं, और ये जानना कि क्या हमें पार्टनर के साथ चुनौती आ सकती है या चुनौती आने की संभावना है, भले ही बहुत बुनियादी सतह पर, लेकिन बहुत गहरी सतह पर। ये देखा जाता है राशि मेल के जरिए, यानी D1 लग्न चार्ट में 7वें भाव की राशि और D9 नवांश चार्ट में 7वें भाव की राशि के बीच मेल। तो ये दो राशियां, मैं यहाँ ग्रहों की बात नहीं कर रहा, ग्रहों के बारे में हम बाद की वीडियोज में बात करेंगे, जहां हम D1 के 7वें भाव और D9 के 7वें भाव में शामिल ग्रहों के बीच मेल देखेंगे। यहाँ हम गहराई से ये समझ रहे हैं अपनी कुंडली के जरिए कि आगे चलकर रिश्तों में मिजाज के मेल की समस्या हो सकती है या साथ निभाने में दिक्कत आ सकती है। ये हम कैसे देखते हैं? बुनियादी सतह पर, मगर गहरी सतह पर कि D1 के 7वें भाव की राशि एनर्जी क्या है और उसका ताल्लुक D9 चार्ट के 7वें भाव की राशि एनर्जी से कैसे है। तो मैं अब कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको समझाएंगी कि कैसे देखा जाए कि भविष्य में लंबे अरसे तक हमारे और हमारे पार्टनर के दरमियान चुनौतियां आने की संभावना है या नहीं, आधार राशियों की एनर्जीज के बीच मेल या बेमेल पर। जैसे शुरू करते हैं 50,000 फीट की ऊंचाई से। हम जानते हैं कि 4 तत्व हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। अगर आपके D1 के 7वें भाव की राशि और D9 के 7वें भाव की राशि को जो तत्व कंट्रोल कर रहे हैं वो आपस में मुवाफिक नहीं हैं, मिसाल के तौर पर एक जल तत्व है और दूसरा अग्नि तत्व है जो इन राशियों को कंट्रोल करता है, तो D1 में आपके पास कर्क राशि है जो जल तत्व की राशि है और D9 में आपके 7वें भाव की राशि एनर्जी मेष है जो अग्नि राशि है। तो ये दिखाता है कि आपकी शादी में लंबे अरसे में चुनौतियां आ सकती हैं, जहां आप पेंडुलम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे, ज्यादा जज्बाती होने से लेकर गुस्से और तेज मिजाजी तक। तो आपको स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों से निपटना पड़ेगा। कभी कभी जल और पृथ्वी तत्व शायद एक दूसरे के साथ बेहतर चल सकते हैं क्योंकि जल ही पृथ्वी को सींचता है, और मिसाल के तौर पर वायु और अग्नि एनर्जी, क्योंकि वायु ही अग्नि को एनर्जी देती है। अगर वायु हटा दो तो अग्नि बुझ जाती है। तो ये बात याद रखें कि तत्व स्पेक्ट्रम के एकदम उल्टे सिरों पर न हो, बल्कि आपस में सामंजस्य वाले हों। तो ये पहला स्तर है ये देखने का कि मेल है या नहीं। मेल का दूसरा स्तर ये है कि राशियां एक दूसरे के विपरीत न हो।
मिसाल के तौर पर अगर आपका लग्न मेष है तो सातवां भाव क्या है? तुला। अगर लग्न वृषभ है तो सातवां भाव क्या है? वृश्चिक। अगर लग्न मिथुन है तो सातवां भाव क्या है? धनु। तो इन उल्टी राशियों का D1 के सातवें भाव और D9 के सातवें भाव पर राज नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके D1 में सातवें भाव की राशि मेष है और उसकी विपरीत राशि यानी तुला राशि D9 के सातवें भाव पर राज कर रही है, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि शख्सियत के लिहाज से और किरदार के लिहाज से आप स्पेक्ट्रम के उल्टे सिरों पर होंगे। तो कभी कभी आपको इंसान में द्वंद्व भी नजर आएगा। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आप किस तरह के रिश्ते में आ रहे हैं। और पार्टनर की राशि चाहे जो भी हो, कभी कभी आपको एक से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके D1 के सातवें भाव की राशि और D9 के सातवें भाव की राशि के उल्ट होने की वजह से आपको अपने रिश्ते में ये दिखेगा। आपको फिर से तत्वों के उल्टे सिरे दिखेंगे। आपका साथी पार्टनर आपको बताएगा कि मुझे अपने पिछले पार्टनर के साथ ये मसले कभी नहीं हुए, मगर आपके साथ ये हो रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि आप जिसके भी साथ अंत में होंगे, हमेशा ये चुनौतियां रहेंगी क्योंकि एनर्जीज आपस में मुआफिक नहीं लगती। अब तीसरा नियम जो एक रहनुमाई भी है, ये है कि D1 के सातवें भाव की राशि का स्वामी D9 के सातवें भाव की राशि में नीच का न हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके D1 के सातवें भाव की राशि एनर्जी मेष है जिसका स्वामी मंगल है, मंगल कहाँ नीच का होता है? किस राशि में? कर्क में। कर्क राशि आपके D9 के सातवें भाव की राशि नहीं होनी चाहिए। अगर D1 के सातवें भाव की राशि धनु है जिसका स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति कहाँ नीच का होता है? किस राशि में? मकर में। आपके D9 के सातवें भाव की राशि एनर्जी मकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब ये दिखता है कि सतही तौर पर तो सब ठीक लगता है, मेल अच्छा हो सकता है, मगर गहरे और पुख्ता मामलों में, जीवन के अहम मसलों में जहां शादी में रुकावटें आ सकती हैं, वहां पार्टनर के दरमियान चुनौतियां हो सकती हैं। यहाँ D9 की राशि एनर्जी की खासियतें D1 की राशि एनर्जी पर हावी हो जाएंगी, और इसलिए क्योंकि D1 के सातवें भाव की राशि का स्वामी D9 के सातवें भाव की राशि में नीच का हो जाता है, तो सबसे मुश्किल हालात में D1 के सातवें भाव के स्वामी का नीच होना D9 के सातवें भाव की राशि एनर्जी में उभर कर आएगा। और शायद आपकी सबसे परेशान घड़ी में, सबसे मुश्किल सूरत-ए-हाल में ये उतना सहयोगी न लगे जितना जरूरी होगा। अब और गहराई में चलते हैं। राशियां एक दूसरे से 3 भाव या 3 राशियां दूर न हो। इसका मतलब क्या है? अगर आपके D1 का लग्न मेष है तो तीसरा भाव क्या है? तो अगर लग्न मेष है तो तीसरा भाव मिथुन है। अगर आपका लग्न वृषभ है तो तीसरा भाव कर्क है। अगर लग्न मिथुन है तो तीसरा भाव सिंह है। और आपको पता चलेगा कि तीसरे भाव का स्वामी किसी भी हालत में लग्न स्वामी से मित्रता नहीं रखता, बेहतरीन सूरत में बेसर से दुश्मन तक हो सकता है, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी किसी भी लग्न के लिए लग्न स्वामी का दोस्त नहीं होता। तो अगर आपके D1 के सातवें भाव की राशि एनर्जी मेष है, तो आपके D9 के सातवें भाव की राशि एनर्जी मिथुन नहीं होनी चाहिए या इससे बचना चाहिए। अगर आपके D1 के सातवें भाव की राशि एनर्जी कर्क है, तो आपके D9 के सातवें भाव की राशि एनर्जी कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कन्या राशि कर्क से तीसरी राशि है, सिंह राशि मिथुन से तीसरी राशि है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन मोडालिटीज से बचा जाए अगर मुमकिन हो। ये रहनुमाइयां हैं, पक्के नियम नहीं, मगर ये सूरत-ए-हाल में जरूर दिखती हैं, खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में और भी कई नेगेटिव प्लेसमेंट्स हों, नेगेटिव दोष हों, तो ये राशि एनर्जीज भी मिजाज के मेल की समस्याओं या फायदों में अपना रोल अदा करेंगी। और भी गहराई में चलते हैं। राशि एक दूसरे से छठी या आठवीं न हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका लग्न मेष है तो छठी राशि क्या है? कन्या। आठवीं राशि क्या है? वृश्चिक। छठी राशि तुला है, आठवीं राशि क्या है? अगर लग्न वृषभ है तो आठवीं राशि धनु है। तो अगर लग्न वृषभ है तो छठी और आठवीं राशियां तुला और धनु लग्न के लिए रुकावटी राशियां हो सकती हैं,
रुकावटी एनर्जी हो सकती हैं। तो अगर आपके D1 में 7वें भाव की राशि मेष है तो बेहतर होगा कि D9 के 7वें भाव की राशि एनर्जी वृश्चिक न हो। वजह यह है कि अगर D9 चार्ट की 7वें भाव की राशि आपके D1 के 7वें भाव की राशि से छठी है तो D1 की राशि D9 के 7वें भाव की राशि से 8वीं हो जाती है। तो ये छठी 8वीं का रिश्ता बन जाता है। ये दोनों एक दुश्मन वाला रिश्ता और रुकावट लाने वाला रिश्ता बन जाता है। और यहाँ आम तौर पर D1 के 7वें भाव की राशि के मुकाबले D9 के 7वें भाव की राशि का जो रिश्ता होता है वही हावी होता है। अगर ये आपके D1 के 7वें भाव की राशि से छठी राशि है तो कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, मसले हो सकते हैं। कभी कभी ये ऐसा दिखता है जैसे आपका पति या पार्टनर आपके साथ विरोधी है, या आपका साथ नहीं देता, या आपका दुश्मन भी है। और तत्वों के लिहाज से अगर मुमकिन हो तो दोनों एक तरह के न हो। मिसाल के तौर पर दोनों अग्नि राशि के न हो। मिसाल के तौर पर D1 के 7वें भाव की राशि मेष है तो D9 के 7वें भाव की राशि धनु या सिंह, या D1 के 7वें भाव की राशि कर्क है और D9 के 7वें भाव की राशि वृश्चिक, ये दोनों जल राशियां हैं। तो यहाँ जज्बातीपन की बहुत बड़ी मात्रा आ सकती है, लचीलापन भी बहुत आ सकता है, और इस ज्यादा जज्बातीपन की वजह से दूर हो जाने का मौका भी हो सकता है। बेहतर होगा अगर दोनों पृथ्वी राशियां हों, मिसाल के तौर पर, मगर हमेशा बेहतर है कि वो उल्टी किस्म की न हो। जैसे पहला नियम कहता है कि वो मुआफिक तत्वों वाली हो। और आखिर में राशियां चाहे जो भी हों, अब हमने देखा कि मुमकिन चुनौतियां क्या हो सकती हैं या बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन लाते क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर कॉम्बिनेशन ये है कि D1 के 7वें भाव की राशि एनर्जी मेष है और D9 के 7वें भाव की राशि एनर्जी मिसाल के तौर पर कर्क है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या ला सकता है। तो ये बात सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं है कि आपका पार्टनर ऐसा होगा, बल्कि ये दिखाता है कि आपके रिश्ते में ये कॉम्बिनेशन रोल अदा कर सकते हैं। जब आप दोनों साथ आते हैं तो आप दोनों मिलकर लक्ष्यों की तरफ देख सकते हैं। रिश्ते का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मेष राशि एनर्जी बहुत लक्ष्योन्मुख राशि है, जबकि कर्क राशि एनर्जी बहुत जज्बाती राशि है। तो रिश्ता बहुत लक्ष्योन्मुख हो सकता है, साथ ही आपके मिजाज में, आपकी स्थिरता में बहुत सारे जज्बाती तत्व भी मौजूद होंगे और ये सब रोल अदा करेंगे। लक्ष्य, बहुत मजबूत लक्ष्य, आपको लक्ष्य हासिल करने की इच्छा शक्ति कितनी है, और पार्टनर के बीच जज्बाती जुड़ाव भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। अब दूसरी तरफ अगर आपके D1 के 7वें भाव की राशि एनर्जी मिसाल के तौर पर मिथुन है और D9 के 7वें भाव की राशि एनर्जी धनु है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके रिश्ते में क्या पेश कर सकता है। मिथुन बातचीत की राशि है, एक दूसरे को प्रभावित करने की और रिश्ते को भी प्रभावित करने की, और बातचीत में मेल भी दोनों के बीच चीजों को जोड़ने वाला फैक्टर बन सकता है। और धनु एनर्जी क्या है, मजा, एडवेंचर, जोखिम उठाना। तो जो फैक्टर तरह तरह के बदलाव, मेलजोल, मुद्दे, चुनौतियां, मजा, प्यार, मोहब्बत लाएंगे, वो इनका मेल होगा। आपकी सबसे मुश्किल घड़ी में ये कॉम्बिनेशन उभरेंगे। बातचीत रोल अदा करेगी, आप एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, आप एक दूसरे पर कैसा असर डाल पाते हैं, और फिर आपको रिश्ते में कितना मजा आ रहा है, आप कितने एडवेंचरस हैं, आप कितना साथ सफर करते हैं, आप एक दूसरे की मदद करने, सहारा देने के लिए कितना आगे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिथुन और धनु एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके रिश्ते में दिखेंगे इस बात पर कि D1 के 7वें भाव की राशि एनर्जी क्या है और D9 में 7वें भाव की राशि एनर्जी क्या है। तो दोस्त, अब के हमने बात कर ली के तरह तरह के तत्व क्या हैं, क्योंकि D1 चार्ट के 7वें भाव की राशि एनर्जी और D9 चार्ट के 7वें भाव की राशि एनर्जी की वजह से कौन से मेलजोल और कॉम्बिनेशन मुमकिन हैं, कौन से कॉम्बिनेशन फायदेमंद हैं, कौन से चुनौती वाले हैं, उनके बीच की दूरी कैसे रोल अदा करती है, छठी 8वीं का रिश्ता कैसे रोल अदा करता है,
एक जैसे तत्व, खास तौर पर जो आपस में मुवाफिक हैं, और पृथ्वी राशियां कैसे रोल अदा करती हैं, और आखिर में कॉम्बिनेशन मिलकर आपको कैसी सच्ची झलक देते हैं कि एनर्जी कैसे उभर सकती है, आपको कैसा रिश्ता मिल सकता है। पार्टनर चाहे कोई भी हो, वो कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में कभी कभी उभरेंगे। इस आधार पर कि D1 के 7वें भाव और D9 के 7वें भाव की राशियों के बीच क्या रिश्ता है, हमेशा बेहतर है कि आप ज्यादा जागरूक रहें ताकि आपको पता चले कि आपके रिश्ते में आपके सामने क्या आ सकता है। और इनमें से कुछ तत्व हर रिश्ते में आएंगे, किसी रिश्ते में ज्यादा, किसी में कम, आपके पार्टनर की कुंडली एनर्जी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इन एनर्जीज को बेहतर समझें ताकि अब आपको पता चले कि आपके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, और वो चुनौतियां आपके रिश्ते में क्यों आ रही हैं, ताकि इन एनर्जीज को समझकर आप एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा प्यार भरा, देखभाल वाला और ज्यादा हमाहंग रिश्ता बना सकें। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पर राबिता करें। फिर किसी और समय, किसी और वीडियो में। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।